नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से आपके लिए पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फटाक से शेयर कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पर जोड़िए। मिलते हैं आपको क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन से पढ़ते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सामाजिक संस्था है? इसका उत्तर हो जाएगा परिवार। परिवार जो है हमारा प्राथमिक सामाजिक संस्था है। आपको पता है कि जो है परिवार एक समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, ये जो है प्राथमिक समाजीकरण संस्था भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि परिवार के बिना सोशलाइजेशन संभव ही नहीं है। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कराया था इससे संबंधित कि सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, तो परिवार। पहले परिवार ही आपको मुख्य समाज है। समाजीकरण की पहली कड़ी परिवार है, वही आपको समाज में ले के जाता है। विद्यालय वगैरह सब ये सेकेंडरी में आते हैं। तो परिवार हमारा प्राथमिक समाजीकरण संस्था है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि वे अच्छे नहीं हैं और प्रेरणाहीन महसूस होता है, तब उन्हें बिना किसी प्रयास से या कार्य को जारी रखे आसानी से छोड़ने की संभावना होती है। या ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। अनुभूति और भावना का संबंध नहीं है। ये जो लाइन है, ये किससे संबंधित है? तो अनुभूति भावना का, इसको पढ़ने से क्या पता चलता है? तो अनुभूति और भावना का संबंध नहीं है। ऑप्शन बी है अनुवांशिकता और पर्यावरण विभोज्य नहीं है। ऑप्शन सी है अनुवांशिकता और पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी है अनुभूति और भावना अलग नहीं है। यानी कि इसको पढ़ने से ये पता चलता है अनुभूति और भावना अलग नहीं है। मान लीजिए जो छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, उन्हें लगता है कि वो अच्छे नहीं हैं, उन्हें प्रेरणाहीन महसूस होता है और आसानी से छोड़ने की संभावना होती है। तो इसको पढ़ के पता चलता है कि जो वो महसूस करते हैं और यानी कि अनुभूति करते हैं, वो और भावना वो अलग नहीं है। वो भावना यानी कि वो भावुक हैं, वो भावना से जो है रिलेट करता है। उनकी अनुभूति और भावना अलग नहीं है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उन तरीकों का उपयोग जिनमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है। इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है निगमनात्मक विधि। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी केंद्रित विधि। ऑप्शन सी है पारंपरिक विधि। ऑप्शन डी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी केंद्रित विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। उन तरीकों को उपयोग जिसमें शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल है, यह एक उदाहरण है। यानी कि शिक्षार्थी, क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षार्थी की अपनी पहल और प्रयास शामिल हो, वो कौन सी, इसका उदाहरण क्या है? तो शिक्षार्थी केंद्रित विधि। क्यों? क्योंकि शिक्षार्थी केंद्रित विधि में शिक्षार्थी खुद से पहल करता है, शिक्षार्थी ही उसमें शामिल होता है और शिक्षार्थी ही प्रयास करता है। ठीक है, वो सेंटर में होता है। तो ये एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, ना ही निगमनात्मक और ना ही पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि में तो सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है और बच्चों को साइड में रखा जाता है। सेंटर में टीचर होता है, यानी कि मतलब पढ़ाते समय नहीं, यानी कि पढ़ाने की विधि में टीचर सेंटर में होता है। टीचर से पढ़ाएगा, बच्चे सिर्फ सुनेंगे, यानी व्याख्यान विधि से पढ़ाई होता है पारंपरिक विधि में। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। जब शिक्षक छात्रों को उनकी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं, तो छात्र, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, शिथिल हो जाते हैं और सीखने के लिए किसी प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन बी है प्रेरित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी है किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होते। और ऑप्शन डी है सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। आंसर हो जाएगा सीखने के लिए प्रेरित और उत्सुक हो जाते हैं। क्यों? इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो आंसर यहाँ हमने देखा सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होते हैं। क्यों? जब शिक्षक, मान लीजिए उनकी क्षमताओं को, कोई छात्र है, मान लीजिए आप ही टीचर हैं, ठीक है, या मैं ही शिक्षक हूँ। अगर मान लीजिए मैं ही अगर आपके लिए, मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ आपका, और मैं आपको आपके बारे में सकारात्मक विचार रखता हूँ कि आप, मुझे पता है कि आपकी क्षमता है, क्योंकि मैंने वो चीज़ फेस किया, तो मुझे पता है कि आप, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मुझसे बेस्ट ही होंगे। ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ। हर एक आदमी अपने आप में बेस्ट होता है, कोई भी किसी से कम नहीं है। ये
आप मान के चलिए अपने आप में क्षमता के साथ कीजिए। अगर आपने बीएड या डीएड कंप्लीट किया है तो आप डीएलएड कंप्लीट किया है तो आपको जो है आप टीचर बनने के लायक हो। और अगर आप उसके बाद से आप सीटेट निकालोगे, कैसे नहीं निकलेगा, बस आप ये मान के चलो कि सीटेट निकलेगा, मैं निकालूंगा, बस मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक सुविधा दाता हूँ। आपको कैसे तैयारी करना है ये बताना है, मटेरियल उपलब्ध करना मेरा काम है, उन चीज़ों को अटैम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले फेस किया है तो मैं आपको उन सुविधादाताओं के तौर पे काम कर रहा हूँ, उन असुविधाओं से बचाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप बस आप अपना आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं बस आपको हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ लागू होता है कि अगर आप उनकी क्षमताओं को सकारात्मक विचार रखते हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप अपने बच्चों के बारे में अगर सकारात्मक विचार रखते हैं, उनके क्षमताओं का सकारात्मक विचार रखते हैं, तो छात्र सीखने के लिए उत्सुक होंगे और प्रेरित भी होंगे। अब आप मान लीजिए कि अगर उनके बारे में नकारात्मक विचार रखेंगे, उनकी क्षमताओं को मैं छोड़ो तुमसे नहीं होगा, तो बच्चे कहाँ से सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित होंगे, यही इस क्वेश्चन के द्वारा पता चलता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन, डैश देकर ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देख लेते हैं, केवल अंकों के संदर्भ में किया जाना चाहिए, गलत। ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। मूल्यांकन जो है वो टीचिंग जो है, लर्निंग प्रक्रिया जो है उसका एक मेन पार्ट होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए कि मूल्यांकन होगा, उससे हम लोग फिर सीखेंगे कि क्या बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है और उसके बाद से उसके अनुसार कार्य करेंगे। केवल अंकों का समय है कि 20 नंबर मिल गया, 100 मिल गया, 99 नंबर मिल गया, 60 नंबर मिल गया, 80 नंबर मिल गया, जो भी है, आप जो भी अंकों के आधार पर मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और एक अलग गतिविधि के रूप में, यानी मूल्यांकन एक गतिविधि के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा होना चाहिए मूल्यांकन। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, बच्चों की त्रुटियाँ यानी बच्चों की गलतियाँ होती हैं, ऑप्शन देख लेते हैं वो क्या होती हैं। उन्हें बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत ठीक करी जानी चाहिए, यानी बच्चों की जो गलतियाँ हैं उन्हें तुरंत अभ्यास करने के लिए बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत ठीक कर देनी चाहिए। ऑप्शन बी है सीखने के लिए एक हिस्सा है और उनकी सोच को एक अंतर्दृष्टि देती है। ऑप्शन सी है शिक्षण सौंदर्य प्रक्रिया में महत्वहीन है। और ऑप्शन डी है प्रतिबिंबित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि सीखने का एक हिस्सा है और उनकी सोच को अंतर्दृष्टि देती है, यानी कि बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं वो लर्निंग का एक पार्ट है। आपको पता है, मैंने बताया भी एनसीएफ जो मैंने कराया था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो गलती है वो एक लर्निंग का पार्ट है। वो उससे हम लोग को पता चलता है कि बच्चे आखिर जो है सीखने के लिए कितने तैयार हैं, उनमें हमको अपने में कितनी सुधार करने की आवश्यकता है, हमको क्या नया करना है कि बच्चे सीख सकें, मुझ में क्या आखिर कमी रह गई है जिससे बच्चे में लर्निंग हो नहीं पा रही है। तो ये चीज़ हम लोग को इवोल्यूशन से पता चलता है और जो है बच्चों की गलतियों से हम लोग को पता चलता है, ठीक है। गलतियाँ लर्निंग का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, और उनके सोच को भी अंतर्दृष्टि करता है, यानी बच्चे के सोच को उस प्रॉब्लम के बारे में जो है उनका जो सोच है उसको भी दिखाता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, तब प्रभावी ढंग से सीखेंगे, या फिर वे शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, तब प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ऑप्शन सी है वे विभिन्न गतिविधि और कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब प्रभावी ढंग से सीखेंगे। या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षक बच्चों सहित कक्षा में होने वाली हर चीज़ को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, तब प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, सीधा आंसर आपको दिख रहा है, विभिन्न गतिविधि और कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। क्यों, अब यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे प्रभावी ढंग से तभी सीखेंगे जब सिर्फ पाठ्यपुस्तक याद करेंगे तब नहीं सीखेंगे, वे विभिन्न गतिविधि में भाग लेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तब वो चीज़ को अच्छे से सीखेंगे और तभी उनमें लर्निंग अच्छे से हो पाएगा। वे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करेंगे तब नहीं होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों को कक्षा में प्रश्न डैश करना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन से पूछने से रोकना चाहिए। ऑप्शन डी है
पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यहाँ आंसर हो जाएगा पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है जिसके माध्यम से सार्थक सीखने की प्रक्रिया होती है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। दोहराव और अभ्यास, यानी कि कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है बोल रहा है। देखिए यहाँ पे टिक मैंने मारा हुआ है, कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं है जिसके माध्यम से सार्थक सीखने की प्रक्रिया होती है। तो दोहराव अभ्यास, ऑप्शन बी है निर्देश और मार्गदर्शन, ऑप्शन सी है अन्वेषण एवं अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन डी है रटना प्रत्याहन। तो यहाँ आंसर आपको क्वेश्चन ट्रिकी है, आपको आंसर ध्यान से लगाना है। दोहराव अभ्यास से लर्निंग प्रक्रिया होती है, ठीक है। सार्थक अधिगम होता है, सार्थक सीखने की प्रक्रिया होती है। निर्देश और मार्गदर्शन से भी होता है। अन्वेषण और अन्योन्य क्रिया से भी होता है। रटना और प्रत्याहन से नहीं होता, यानी रटने से कोई चीज़ लर्निंग नहीं होता, सार्थक अधिगम नहीं होता, सीखने की प्रक्रिया नहीं है ये, ठीक है। रटना कोई चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, तो ये होगा आंसर। आंसर इसके अनुसार यही होगा, लेकिन ये इसमें से सार्थक सीखने की प्रक्रिया नहीं है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, बच्चे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वे पाठ्यपुस्तक में तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन सी शिक्षक द्वारा, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है, मैंने ये क्वेश्चन सेट कराया हुआ है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि, ऑप्शन है कुछ संस्कृतियों को के छात्रों को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑप्शन बी है छात्रों में सांस्कृतिक अंतर और विविधता को अनदेखा करना। ऑप्शन सी है संवाद करना कि वह कक्षा में अपनी संस्कृतियों का सम्मान करती है, सभी संस्कृति का सम्मान करती है और उन्हें महत्व देती है। ऑप्शन डी है छात्रों के बीच अधिकतम तुलना करना। आंसर हो जाएगा हमारा संवाद करना कि वह कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है, उन्हें महत्व देती है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक जो है कभी भी बायस्ड नहीं हो सकता, ठीक है। वो न्यूट्रल होकर सोचता है, वो सभी बच्चे उसके अपने हैं, ठीक है। तो कभी भी एक शिक्षक को चाहिए कि वो संवाद करे, कक्षा में बताए कि जो है वह सभी संस्कृति का सम्मान करती है, ताकि बच्चों में एक सोच, सकारात्मक सोच विकसित हो, कभी भी नकारात्मकता घर ना कर जाए और आपस में सद्भावना और प्रेम विकसित हो, ठीक है। एक दूसरे धर्म के प्रति सम्मान का भाव उनमें विकसित हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 यानी RT 2009 का समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है वियोग, ऑप्शन सी है मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन डी है समेकित शिक्षा। आंसर हो जाएगा हम लोग का समावेशी शिक्षा। समावेशी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो RT है वो साफ साफ समर्थन करता है। आप RT से भी संबंधित मैं क्वेश्चन आपको जल्द ही कराऊंगा। निम्नलिखित में से क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का समर्थन करता है? ऑप्शन है समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी है वियोग, ऑप्शन सी है मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन डी है समेकित शिक्षा। तो आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। RT 2009 जो है वो समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो बहुत बड़ा समर्थन करता है। मैं RT से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको जल्दी ही करा दूंगा, RT से संबंधित फैक्ट्स भी करा दूंगा जल्द ही। तो RT हम लोग का समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन पे जोर देता है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट है, सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCF के बाद से अगर कोई इम्पॉर्टेंट है तो समावेशी शिक्षा है, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि NCF भी आपको समावेशी शिक्षा पे अंतर जोर देता है और RT भी देता है। तो RT आपको NCF तो लर्निंग विदाउट बर्डन कहता है और समावेशी शिक्षा पे भी कहता है, लेकिन RT मेन रूप से समावेशी शिक्षा पे निर्भर है और उसको आप अगर पढ़ेंगे तो सीटेट में इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह दर्शन कि सभी बच्चों को नियमित रूप से स्कूल प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार है, यह डैश मुख्य धारा में लाना है, विशेष शिक्षा है, सांस्कृतिक शिक्षा है और समावेश है। यानी कि ये मान लीजिए ये थॉट आपका कि ये दर्शन, ये थॉट कि सभी बच्चों को नियमित शिक्षा प्रणाली में समान अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं, समान अधिकार। तो ये क्या है? तो ये है समावेश, यानी समावेशी शिक्षा का दर्शन यही कहता है कि वो सभी का समान शिक्षा प्रणाली पे सबका समान अधिकार है, सबको नियमित शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न हो, बिना निसंकोच आप कमेंट में कीजिए, बिना कोई संकोच किए कमेंट कीजिए। वीडियो का पीडीएफ मतलब वीडियो में जो भी प्रश्न है उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।